हर 10 में से करीब 4 भारतीय परिवार अगर अचानक आ गया कोई आफत ना, मान लीजिए 10,000 की भी जरूरत आ गई ना, बिना कर्जा लिए पूरा नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से समझिए इस लाइन को। गाड़ी का पंक्चर से लेकर बड़ा रिपेयर, अस्पताल का बिल या घर की किसी जरूरी सामान का अचानक खराब होना, इनमें से कुछ भी हो, ज्यादातर लोगों के लिए मतलब है रिश्तेदारों से उधार मांगना, और अगर अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे निकालना, या ये सोचना कि इस महीने कौन सा काम छोड़ दें, टाल दें। यही असली जिंदगी है ज्यादातर लोगों की। सबसे हैरानी की बात ये है कि ये सिर्फ कम कमाने वालों की कहानी नहीं है। अच्छी सैलरी पाने वाले, प्राइवेट नौकरी में सेटल्ड लोग, यहाँ तक कि 2 कमाने वाले पति पत्नी वाले घर में भी ऐसी ही हालत मिलती है, क्योंकि खर्चे कमाई के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और बचत कहीं पीछे छूट जाती। और सबसे बड़ी बात, लोगों को पता है उन्हें क्या करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने का खर्चा बचाओ, बुरे वक्त के लिए कुछ अलग रखो। ये सलाह हर जगह है, यूट्यूब पर, अखबार में, बैंक के पोस्टर पर। फिर भी हाल के सर्वे बताते हैं कि सिर्फ आधे से थोड़े ज्यादा भारतीय कामकाजी लोगों के पास 3 महीने का खर्चा बचत में। और करीब हर तीसरा इंसान कहता है चाहे कुछ भी बेच दें, किसी से भी उधार लें, अपना पीएफ तोड़ लें, फिर भी 3 महीने का खर्चा जुटा नहीं पाएंगे। जानकारी की कमी नहीं है, कमी है उस जानकारी को आदत में बदलने की। और यही फासला इस वीडियो का असली विषय है। आम सलाह में इमरजेंसी फंड को सिर्फ सुरक्षा कवच कहा जाता है, बुरे वक्त का बीमा। ये बात सही है पर अधूरी है। कैश सच में इमरजेंसी से बचाता है, लेकिन बैंक अकाउंट में पड़ा कैश सिर्फ इमरजेंसी नहीं रोकता है। ये आपके सोचने का तरीका, बातचीत करने का तरीका और हर फैसला लेने का तरीका बदल देता है। ये सिर्फ एक सुरक्षा जाल नहीं है, ये आपकी सोच की नींव है जिस पर आपकी बाकी सारी जिंदगी टिकी होती है। नौकरी का फैसला, रिश्ते का फैसला, खुद पर भरोसे का लेवल, ये बात कोई नहीं बताता है। बैंक वाले आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि सेविंग अकाउंट खोल लो, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सिर्फ इतना बताते हैं कि पैसा लगाओ, लेकिन बीच का वो हिस्सा कि आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा असल में आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी बातचीत करने की ताकत को कैसे बदल देता है, वो कहानी अक्सर छूट जाती है। अब उसी छूटी हुई कहानी को जरा समझे कि क्या होता है। प्रिंसटन और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने स्टडी की कि पैसों की तंगी इंसान के दिमाग पर असर डालती। नतीजा चौंकाने वाला था। पैसों की टेंशन सिर्फ चिंता नहीं बढ़ाती है, ये सोचने की क्षमता को सच में कम कर देती। जब दिमाग हर वक्त ये सोचता रहे कि किराया कैसे भरेंगे, राशन का पैसा बचेगा या नहीं, कौन सा ईएमआई पहले भरना है, तो बाकी सब चीजों के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना उस असर से की जो एक रात की नींद पूरी न होने पर दिमाग पर पड़ता है। फैसले धीमे होते हैं, गलतियां ज्यादा होती है और छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसे टनलिंग कहते हैं। आपका ध्यान सिर्फ सामने की समस्या पर सिमट जाता है, बाकी सब कुछ धुंधला रह जाता है। जो प्रमोशन आपको मांगनी चाहिए, जिस सेहत की जांच करानी चाहिए, जिस भविष्य में पैसा लगाना चाहिए, सब पीछे छूट जाता है, क्योंकि दिमाग बस इस महीने के खर्चे निकालने में लगा रहता है। ये कमजोरी नहीं है, ये पैसों की तंगी का नापा हुआ असर है। दुनिया के किसी भी हिस्से का किसी भी पढ़े लिखे इंसान का दिमाग इसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। यानी ये आपकी गलती नहीं है, ये दिमाग की बनावट है। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। अब सोचिए उल्टी तस्वीर। मान लीजिए आपके पास 6 महीने का खर्चा किसी हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जिस पर अच्छा ब्याज मिल रहा है। आपको पता है पैसा कहाँ है और जरूरत पड़ने पर 2-3 दिन में हाथ में आ जाएगा। ये जानकारी आपके साथ रहती है जब आप ऑफिस जाते हैं, जब सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, जब कोई बड़ा रिस्क लेने का सोचते हैं। इसे रोज याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये पीछे दिमाग के किसी शांत कोने में बैठा रहता है और वहीं से आपके हर फैसले को थोड़ा मजबूत बनाता रहता है। ये आपकी सोच पर कितना गहरा असर डालता है। ये पैसों की चिंता की लगातार चलने वाली गुनगुनाहट को बंद कर देता है। दिमाग में जगह बनती है सही सोचने के लिए, नए आइडिया के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए। आप डर से नहीं, सुरक्षा से फैसले लेने लगते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी बताते हैं जैसे कोई पुराना पंखा हमेशा हल्की सी आवाज करता रहे और अचानक एक दिन वो आवाज बंद हो जाए।
कुछ पल आपको एहसास नहीं होगा कि क्या बदला, बस इतना महसूस होगा कि दिमाग अचानक ज्यादा शांत और साफ हो गया है। अभी भारत में किसी अच्छी नौकरी को ढूंढने में औसतन 4 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर आप 40 पार हैं, किसी खास फील्ड में हैं या इंडस्ट्री बदल रहे हैं तो ये वक्त और बढ़ जाता है। बिना बचत के ये हकीकत एक अनदेखा जंजीर बन जाता है। आप उस जहरीली नौकरी में टिके रहते हैं क्योंकि सैलरी के गैप का डर है। आप बॉस की बेइज्जती सहते हैं क्योंकि छोड़ना ज्यादा खतरनाक लगता है। आप कम सैलरी मान लेते हैं क्योंकि बिना नौकरी जॉब ढूंढने का ख्याल ज्यादा डराता है। धीरे धीरे ये चुप्पी एक आदत बन जाती है और आप खुद भी भूल जाते हैं कि कभी ऑप्शन चुनने की आजादी भी आपके पास थी। सोचिए, 2 लोग, राहुल और अमन, एक ही कंपनी, एक ही पोस्ट, एक ही बॉस। राहुल के पास 8 महीने का खर्चा बचत में है। अमन महीने के आखिर में खाली हाथ रहता है। जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है, दोनों मांगते हैं। राहुल आराम से टिक सकता है, मार्केट रेट बता सकता है, दोबारा बात कर सकता है, जरूरत पड़े तो बिना घबराए दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है। अमन की सोच बिल्कुल अलग है। हर बातचीत में बड़ा खतरा दिखता है, मांग छोटी हो जाती है, हाँ जल्दी कह देता है, समझौता लगभग अपने आप हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बॉस को शायद पता भी ना हो कि दोनों के बैंक बैलेंस में फर्क है, फिर भी वो बात करते वक्त उस फर्क को साफ महसूस करता है क्योंकि यकीन शब्दों से पहले चेहरे और आवाज में दिख जाता है। 10 साल के करियर में बराबर स्किल और मेहनत के बावजूद राहुल और अमन की कमाई में फर्क लाखों रुपए तक पहुंच सकता है, सिर्फ इस भरोसे की वजह से जो बचत देती है। हर साल जो 5 से 7% ज्यादा राहुल को मिलता रहा, वो अगले साल की बढ़ोतरी का आधार बन जाता है और अमन जहां से शुरू करता है वहीं से लगभग हर बार दोबारा शुरू करता है। यही छोटा शुरुआती फर्क समय के साथ एक बड़ी खाई में बदल जाता है। बचत रिश्तों का पावर बैलेंस बदल देती है। जब आपको पता है आप बिना सैलरी के 6 महीने निकाल सकते हैं तो बॉस से हर बातचीत बदल जाती है। सैलरी की बात कम बेबसी वाली लगती है क्योंकि नौकरी छोड़ना सच में मुमकिन है। आप गलत मांग का विरोध करते हैं क्योंकि एक नौकरी जाना अब जिंदगी खत्म नहीं करता है। आप मीटिंग में खुलकर बोलते हैं, नए आइडिया रखते हैं, जरूरत पड़े तो असहमति भी जताते हैं। यही आजादी धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। दफ्तर में लोग आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जिसके बात में वजन है। कैश की ताकत सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। रियल एस्टेट में जो खरीदार पूरा पैसा एक साथ कैश में देते हैं वो अक्सर लोन लेने वालों से 8 से 10% कम कीमत में डील पक्की करते हैं। आज भारत में एक औसत फ्लैट की कीमत 55 से 60 लाख रुपए मानिए। 8% की छूट का मतलब है लगभग 4.5 लाख रुपए की बचत, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेचने वाले को लोन अप्रूवल की झंझट और देरी का डर नहीं रहता है। ये फर्क किसी बड़ी शहर के एक पूरी कार की कीमत जितना हो सकता है और ये फर्क सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि खरीदार के पास पैसा तैयार था। बेचने वाला कम पैसों में क्यों राजी हो जाता है? पक्कापन, तेजी और कम रिस्क। होम लोन की डील अक्सर बीच में अटक जाती है। बैंक अप्रूवल में देरी, वैल्यूएशन का मसला, आखिरी मिनट में कागजी अड़चन, हर बार डील टूटने पर सेलर को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। कैश इन सब झंझटों को खत्म कर देता है। डील हफ्तों में नहीं, दिनों में बंद हो जाती है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी डीलर अक्सर कैश बायर को पहले फोन करते हैं, चाहे कीमत थोड़ी कम ही क्यों ना हो। जब गाड़ी खराब हो जाए और नई गाड़ी की जरूरत पड़े, कैश आपको एक ऑप्शन देता है। आप किसी प्राइवेट सेलर से अच्छे दाम में डील कर सकते हैं, बिना लोन अप्रूवल के चिंता के मोल भाव कर सकते हैं। जब आप किराए का घर ढूंढते हैं, मकान मालिक उन्हें तवज्जो देता है जो महीने का किराया एडवांस में दे सके। जब आप घर की मरम्मत के लिए ठेकेदार को बुलाते हैं, कैश पेमेंट कई बार अच्छा डिस्काउंट दिला देती। यहाँ तक कि अस्पताल में भी जो लोग सीधे कैश या बीमा से पेमेंट की गारंटी दे सकते हैं, उनका इलाज बिना देरी के शुरू हो जाता है, जबकि बाकियों को अक्सर पैसे जुटाने में ही घंटों निकल जाते हैं। जिनके पास बचत नहीं होती वो एक छुपा हुआ टैक्स चुकाते हैं। इसे अर्थशास्त्री कहते हैं गरीबी का प्रीमियम। बिना बचत के हर चीज महंगी पड़ती है। ये कोई कागज पर लिखा हुआ टैक्स नहीं होता है। कोई बिल नहीं आता जिस पर यह लिखा हो कि ये चुपचाप महीने दर महीने छोटी छोटी किस्तों में वसूला जाता है। ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता है कि वो इस तरीके के टैक्स भर
रहे हैं। सेल में सामान थोक में नहीं खरीद पाते क्योंकि एक साथ इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए हर हफ्ते ज्यादा दाम चुकाते हैं। इंश्योरेंस की पूरे साल की किस्त नहीं भर पाते, जबकि सालाना भुगतान पर अक्सर 5 से 15% तक की छूट मिलती है। गाड़ी के टायर या सर्विस समय पर नहीं ठीक करा पाते, छोटी खराबी बड़ी और महंगी बन जाती है। कंपनी का पूरा पीएफ मैच भी नहीं ले पाते क्योंकि हर महीने की जो मिनिमम रकम है वो भारी लगता है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन में भी ईएमआई लेना पड़ता है, जबकि वही फोन कैश में लेने से 10 से 15% सस्ते में मिलता है। ये सारे छुपे खर्च मिलाकर साल में हजारों रुपए बन जाते हैं। जिसके पास जितना कम पैसा उसे उतना ज्यादा नुकसान पड़ता है वही चीज के लिए। बचत होने पर आप हर खरीद को जरूरत की जल्दबाजी में नहीं, फायदे को देखकर करते हैं। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी नहीं रोकता, ये रोज की चुपचाप की वो पैसों की बर्बादी को भी रोकता है। जैसे कोई घर की छत में बारीक दरार हो, तुरंत नहीं दिखती पर सालों में वो पूरे कमरे को नुकसान पहुंचा देती है। यही हाल अदृश्य टैक्स का होता है। कैश सिर्फ बुरी चीजों से नहीं बचाता, ये अच्छे मौकों को पकड़ने की ताकत भी देता है। सही मौका कभी सही वक्त पर नहीं आता। अच्छी नौकरी का ऑफर जब आना है तब आएगा। निवेश का सुनहरा मौका तब आता है जब मार्केट गिर जाता है। दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाने का मौका आज चाहिए होता है, 6 महीने बाद नहीं। जिंदगी किसी को पहले से नोटिस भेजकर नहीं बताती है कि मौका कब मिलेगा। जो लोग तैयार बैठे हैं बस वही उसे पकड़ पाते हैं। बचत ना हो तो ये मौके लगातार हाथ से निकलते रहते हैं। सेंसेक्स 30% गिर जाए, जिनके पास कैश है वो सस्ते दाम पर खरीद रहे होते हैं। आप सिर्फ देखते रह जाते हैं क्योंकि लगाने को कुछ नहीं होता है। 2 साल बाद मार्केट संभल जाता है और वो खरीदार बड़ा मुनाफा कमा चुका होता है। आप सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। यही कहानी हर उस मौके पे दोहराई जाती है जहाँ तैयार पैसा फैसले को मुमकिन बनाता है और उनकी गैर मौजूदगी उसी फैसले को सपना बना देती है। पैसों की टेंशन सिर्फ पैसों के फैसले से नहीं होती, जिंदगी के बड़े फैसले भी बिगाड़ देती है। क्या आगे पढ़ाई करूं नई स्किल के लिए? क्या रिश्ते से बाहर निकलूं जो अब सही नहीं लगता? क्या नए शहर जाऊं बेहतर मौके के लिए? हर बार पैसों की उलझन फैसले को मुश्किल बना देती है। कई बार लोग सही फैसला जानते हुए भी सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उस फैसले के साथ आने वाला इकोनॉमिक झटका झेलने की हिम्मत नहीं होती है। कैश ये डर हटा देता है। आप फैसले उनकी असली अहमियत के हिसाब से ले पाते हैं। कैरियर, मौका, ना कि सिर्फ ये सोचकर कि रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये फर्क छोटा नहीं लगता, लेकिन इसका असर सालों बाद पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देता है। भारत में इमरजेंसी फंड की बात सिर्फ इंसान की ही नहीं होती है, पूरे परिवार की होती है। जब घर में माता पिता, बुजुर्ग हो, बच्चे पढ़ रहे हो, कमाने वाला सिर्फ 1 या 2 हो, तो एक अचानक अस्पताल का बिल पूरे परिवार की योजना को हिला देता है। ऐसे में इमरजेंसी फंड सिर्फ एक बचत नहीं है, पूरे परिवार की स्थिरता की गारंटी बन जाता है। जिन घरों में ये फंड होता है वहाँ इलाज टलता नहीं, बच्चों की पढ़ाई बीच में रुकती नहीं और परिवार में पैसों को लेकर होने वाले झगड़े भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा का सफर 3 पड़ावों में चलता है। पहला, खून बहना रोकिए, 10,000 से 20,000 तुरंत निकल सके ऐसी बचत अपनाइए। दूसरा, असली कुशन बनाइए, इसे बढ़ाकर 3 महीने के खर्चे तक ले जाइए। तीसरा, असली सुरक्षा, 6 महीने या उससे ज्यादा का खर्चा जोड़ ली। ये सोच पूरी तरह बदल जाती है, हर तरफ बदल जाती है, आपको राहत मिलता है। अब कैसे बनाएं? पहले अपना मासिक खर्चा निकालिए। किराया या ईएमआई, बिजली, पानी, राशन, आना जाना, इंश्योरेंस, न्यूनतम ईएमआई भुगतान। ध्यान रखिए इसमें सिर्फ जरूरी खर्चे गिनिए, शौक वाले खर्चे नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में सबसे पहले वही खर्चे रुकते हैं। अगर आपका महीने का जरूरी खर्च 40,000 है तो टारगेट है 1,20,000 से 2,40,000। इसे 3 से गुना कीजिए, यही आपका पहला टारगेट है। जिनकी नौकरी ज्यादा अस्थिर है, उसे फ्रीलांसर्स या सेल्स कमीशन पर काम करने वाले, उनके लिए 6 से 9 महीने का टारगेट सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। ऑटोमेट कीजिए, इसे अपने आप होने दीजिए। सैलरी आने के दिन ही सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। रकम कितनी है इससे ज्यादा जरूरी है कि रेगुलर होना चाहिए। 2,000 रुपए महीने का मतलब है हर साल 24,000 रुपए। 5,000 महीने का मतलब है हर साल 60,000 रुपए। जब बचत अपने आप हो जाए तो हिसाब उम्मीद से जल्दी बढ़ता है। इससे पहले खुद को भुगतान करो वाला तरीका भी कहा जाता है, यानी कि जैसे किराया या बिजली बिल का भुगतान जरूरी माना जाता है, वैसे ही बचत को भी एक अनिवार्य बिल मानिए जिसे टाला नहीं जा सकता है।
पैसे को ऐसी जगह रखिए जहां वो बढ़े। आजकल हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स और छोटे फाइनेंस बैंकों में सामान्य सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा ब्याज मिलता है। 3 लाख रुपए पर ये फर्क सालाना कई हजार रुपए अतिरिक्त ब्याज का हो सकता है। पैसा फिर भी उतना ही आसानी से निकाला भी जा सकता है और तय सीमा तक इंश्योर्ड भी रहता है। कुछ लोग इसका एक हिस्सा लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते हैं जहां पैसा 1-2 दिन में निकाल सकते हैं और ब्याज अक्सर सेविंग अकाउंट से बेहतर मिलता है। लेकिन ये विकल्प तभी चुने जब आपको इसकी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली प्रकृति समझ में आती हो। पैसे को थोड़ा मुश्किल बना दीजिए निकालने के लिए, छुपाने के लिए नहीं, बल्कि इतनी रुकावट डालने के लिए कि बेवजह खर्च करने का मन न करे। अपने रोज के बैंक अकाउंट से अलग बैंक में रखिए जिसका डेबिट कार्ड न हो, यूपीआई लिंक न हो। यही छोटा सा गैप ज्यादातर बेवजह के खर्चे को रोक देता है। कुछ लोग इस अकाउंट का नाम भी कुछ ऐसा रखते हैं जो याद दिलाए कि ये पैसा किस मकसद के लिए है, जिसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए। छोटी सी बात है पर मन पर असर डालता है। अब असली इमरजेंसी क्या है? साफ तय कीजिए कि असली इमरजेंसी क्या मानी जाएगी और क्या नहीं। असली इमरजेंसी है जो आपकी सेहत, घर, नौकरी को खतरे में डाले। किसी चीज पर बड़ा डिस्काउंट इमरजेंसी नहीं है। बोरियत या स्ट्रेस इमरजेंसी नहीं है। पास में नया रेस्टोरेंट खुलना इमरजेंसी नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है कि निकालने से पहले खुद से एक सवाल कीजिए, अगर मैं ये पैसा अभी ना निकालूं तो क्या अगले 48 घंटे में कुछ गंभीर हो जाएगा? अगर जवाब में ना है तो शायद ये इमरजेंसी नहीं, सिर्फ एक इच्छा है। कुछ लोग कहेंगे सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा तो आलसी पैसा है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगाओ, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। गणित सही है, लंबे समय में निवेश किया पैसा सेविंग से कहीं ज्यादा बढ़ता है, लेकिन ये दलील 2 अलग मकसद को गड्डमगड्ड कर देती है। निवेश का मकसद है पैसे को बढ़ाना, समय के साथ धन बनाना, और इमरजेंसी फंड का मकसद एकदम अलग है। उसे उसी नजर से देखा जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड कोई निवेश नहीं है, इसका काम रिटर्न बढ़ाना नहीं है। ये है कि जरूरत पड़ने पर पैसा वहीं मिले, बिना घटे, बिना देरी के। जो लोग इसे निवेश समझने की गलती करते हैं वो अक्सर इसे शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसी जगहों में लगा देते हैं, ये सोचकर कि थोड़ा रिस्क है लेकिन रिटर्न बढ़ेगा। लेकिन इमरजेंसी फंड का पूरा मकसद ही रिस्क हटाना है, न कि रिस्क लेना है। मार्केट हफ्तों में 30% गिर सकता है। हमने ये 2020 में कोविड के वक्त देखा। अगर आपकी इमरजेंसी बचत मार्केट में लगी है तो ठीक उसी वक्त नौकरी चली जाए तो आपके सबसे बुरे वक्त में सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। कैश अलग है, आज अकाउंट में जितना है कल भी उतना ही रहेगा। यही वो चीज है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। अब एक आम गलती होती है बहुत ज्यादा जमा करना। यहाँ एक आम गलती का जिक्र जरूरी है। कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि वो जरूरत से कहीं ज्यादा कैश जमा कर लेते हैं। 12 महीने, 18 महीने, कभी कभी उससे भी ज्यादा। इतना पैसा सेविंग अकाउंट में डालने का मतलब है कि वो पैसा महंगाई में पिछड़ता चला जाएगा और उसकी असली कीमत साल दर साल कम होती जाएगी। एक बार सही टारगेट पूरा हो जाए तो हिम्मत के साथ जो अलग बचा हुआ पैसा है उसे निवेश में डालिए। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सुरक्षा भी एक तरह का नुकसान करती है। बिना बचत की कीमत अक्सर एक बड़ी घटना नहीं होती, ये छोटे छोटे समझौतों का ढेर होता है कि किस तरीके से आप बचत कर सकते हैं। अब शुरू कहाँ से करें? अगर आज से शुरुआत करनी है तो बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। आज ही एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए, चाहे उसमें पहले दिन सिर्फ 500 रुपए ही क्यों न डाले। अगले हफ्ते सैलरी आने पर उसमें से एक तय रकम अलग रख दीजिए। महीने के आखिर में देखिए कितना जमा हुआ है। ये आदत बनते बनते 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन एक बार बन गई तो ये आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत आदतों में से एक बनेगी। बड़ा टारगेट डरा सकता है, इसलिए पहले छोटा छोटा कदम ही उठाइए और इसी तरीके से पैसों को बचाइए।